डियर स्टूडेंट्स, आप सबका पवन वाग एकेडमी में स्वागत है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक हिंदी में बात क्यों करने लगी। तो आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े, मैंने देखा कि आप सब लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। बट एक बात बोलूँ मैं, आपको जो भी कुछ पेपर में लिखना है ना, वो इंग्लिश में लिखना है। तो अगर मैं इंग्लिश में आप लोगों को समझाऊँ ना, तो वो आपको ध्यान में रहेगा कि इस वर्ड को उस वक्त वो मैम ने इंग्लिश में कैसे बोला था। क्योंकि हमारे ब्रेन को एक आदत होती है कि हम जो भी सुनते हैं उससे हम ब्रेन के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हिंदी में बात तो करूँगी, क्योंकि मेरा एम तो यही है कि आपको समझ में आए। बट मुझे यही कहना है कि अगर मैंने हिंदी में बात की तो तुम्हें थोड़ा सा हार्डवर्क और करना पड़ेगा ताकि आप लोग इंग्लिश में पेपर में लिख सको। ठीक है, बस वो अभी आप लोगों को करना है। सो अभी मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी। तो पहले मैं जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ आज। जो पहले हो गए हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करूँगी। ओके, तो देखो, हमने फर्स्ट लेसन कौन सा स्टार्ट किया था? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। हमने वो टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखा था। उसके बाद हमने हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो भी देखा। तो फर्स्ट हम देखते हैं लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लोअर एनिमल्स, अब लोअर एनिमल्स मतलब कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। आप लोगों को इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में जो डिफरेंस है वो पता है? वो कैसे एक दूसरे से अलग है? देखो, अभी वर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो ये जो वर्टिब्रेट्स है और इनवर्टिब्रेट्स है, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? जो वर्टिब्रेट्स है, ओके, उनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। देखो, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता हो, तो हो सकता है आप कमेंट भी करो कि बहुत स्लो सिखा रही हूँ मैं। बट मुझे एक बच्चे को नहीं सिखाना है, मुझे ऐसे सिखाना है कि जिस बच्चे को थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर वो अगर नया ही आया है, पहले से उसके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके भी कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए मैं पहले स्लो ही जाऊंगी। अगर मैं फास्ट चली जाऊँ तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, और मैं अगर जंप करूँगी डायरेक्टली टॉपिक पे तो वो मुझे खुद को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि अगर मैं जंप करूँगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे वो नॉलेज है। बट आप लोगों को वो नॉलेज नहीं आएगा कि बेसिक किस तरह से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसलिए मैंने बोला, वापस आप वही बोलोगे कि आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्यों बोला, हमें तो पता है ये सारा। बट मैं बोलूँगी वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है? देखो, अभी ये जो वर्ड है वर्टिब्रेट, यहाँ पर भी वर्ड है वर्टिब्रेट्स, मीन्स ये किस चीज़ से कोरिलेट करता है? तो ये कोरिलेट करता है वर्टिब्रल कॉलम से। ज्यांच्यामध्ये वर्टिब्रल कॉलम आहे त्यांना आपण वर्टिब्रेट्स म्हणतो, आणि ज्यांच्यामध्ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है त्यांना आपण इनवर्टिब्रेट्स म्हणतो। ओके, जिन लोगों में या फिर जिन ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जिन लोगों में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होगा। बट अब आप लोग वापस सोचोगे कि इसका कैसे रिलेशन है जो टॉपिक मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिखाने वाली हूँ।
वो इससे कैसे रिलेटेड है, ये जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को? तो वो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी लोअर, अभी इसमें लोअर और हायर एनिमल हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, कौन से लोअर है कौन से हायर है, क्योंकि हमें लेसन में यही तो पढ़ना है, कौन से लोअर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है और हायर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। बट रिप्रोडक्शन पे हम लोग डायरेक्टली जंप तो नहीं करेंगे, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये लोअर है, ये हम कैसे तय करेंगे कि ये लोअर है, और हम किस बात के ऊपर तय करेंगे कि वो हायर है। तो देखो, जो भी इनवर्टिब्रेट्स है उन्हें हम कैसे बोलेंगे? लोअर, और जो वर्टिब्रेट्स है उनको हम बोलेंगे हायर। अभी ये जो हमने इनको डिफर किया है वो उनके साइज के हिसाब से या शेप के हिसाब से डिफर नहीं किया है कि लोअर कौन सा है हायर कौन सा है, बट हमने इसे डिफरेंस या फिर इसे डिफर किया है या फिर दूसरे कैटेगरी में रखा है। वो किस हिसाब से रखा है कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर वो कितना मॉडिफाइड है और उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कितना प्रिमिटिव है। नाउ प्रिमिटिव मतलब क्या? जो बहुत साल पहले क्या था, वो एनिमल का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था। आपको ये तो पता ही होगा, अभी वो एनिमल्स है, उनमें जो सेल्स होते हैं, सेल के हिसाब से भी अगेन हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो अगेन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उन्हें हम प्रिमिटिव बोलते हैं और यूकैरियोटिक्स को हम मॉडर्न बोलते हैं। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनके अंदर हमने क्या देखा कि वो उनका जो सेल था वो सेल में हमें सारे ऑर्गेनेलिज दिखाई नहीं देते हैं। ऑर्गेनेलिज मतलब क्या होता है? अगेन समझो, भी ये है एक बैक्टीरियल सेल और इस सेल के अंदर हमें क्या देखना है कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनेलिज है। ओके, अभी यहाँ पे पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? ये सारा साइटोप्लाज्म, पूरे इसमें प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। और फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर? सॉरी, हाँ, साइटोप्लाज्म तो होगा ही, और फिर उसके ही साथ में बाकी के ऑर्गेनेलिज भी होंगे। इसमें पूरा साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड मतलब वो अंदर धसे हुए हैं या फिर घुसे हुए हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं उसे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को बस राइबोसोम और न्यूक्लियस दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? समझो ये न्यूक्लियस है और ये छोटे छोटे राइबोसोम्स है, बस। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, या फिर हम इसे न्यूक्लियस नहीं बोल सकते, इसे डायरेक्टली हम सर्कुलर फॉर्म में है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अभी मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या कि उसको कोई कवरिंग या फिर उसके अलग वाले रूम नहीं है यहाँ पे। जैसे हमने यूकैरियोटिक में, जैसे हम यूकैरियोटिक में अगर देखें, ये जो है ये है यूकैरियोटिक सेल, और अगर इस सेल में हम देखें तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे हमें न्यूक्लियस दिखेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा। ओके, यहाँ पे लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, उसके बाद हमें क्या दिखेगा? गोल्जी, उसके बाद हमें अगेन यहाँ पे इस न्यूक्लियस को अटैच हमें अगेन क्या दिखेगा? ईआर। ओके, ये सारे हो गए यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेलिज। बट
यही ऑर्गेनेलीज हमें इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं दिखने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है इसे हम प्रिमिटिव बोलते हैं, इसलिए इसकी जो भी बॉडी एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही है वो बस इस ऑर्गेनेलिस को लेके, जो भी फंक्शन ये ऑर्गेनेलिस कर सकते हैं, जो भी काम ये ऑर्गेनेलिस कर सकते हैं, उतना ही वो और जो बैक्टीरिया है वो उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ दिखाएगा। बट वह उसके अपोजिट में क्या है यहाँ पे, दूसरा यूकैरियोटिक सेल है। वो क्या करेगा, उसके अंदर हम उसे मॉडिफाइड बोल रहे हैं और उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज है। किसके कंपैरिजन में? प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो यूकैरियोटिक है उनके पास एक डेवलप्ड सेल है और उस डेवलप्ड या मॉडिफाइड सेल की वजह से वो हम उनको क्या बोल सकते हैं, उनको हम हायर एनिमल्स बोल सकते हैं। और इसी वजह से कि उनके पास सारे ऑर्गेनेलीज नहीं है, इसलिए हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स। उनका जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं लोअर में, जैसे हमने प्रोटोजोआ में देखा है अमीबा आता है, तो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम आता है, वो भी सिंगल सेल है। और वो जो एक सेल होता है, एक ही सेल से उनकी बॉडी बनती है। बट अगर हम हायर एनिमल्स में देखें तो जैसे मैमल्स है, हायर एनिमल्स में अगेन कौन से आते हैं, 5 क्लासेस आते हैं। कौन से क्लासेस है उसके अंदर, मतलब सारे कॉर्डेट्स आते हैं। और फिर वो जो कॉर्डेट्स है उनमें हमने क्या देखा है कि उनमें सारे जो भी लाइफ एक्टिविटीज़ है वो इस हिसाब से काम कर रही है। हम उनको मॉडर्न बोल रहे हैं। इस हिसाब से मतलब इनके अंदर जैसे ऑर्गेनेलीज है, जितनी ऑर्गेनेलीज है, उन ऑर्गेनेलीज का जो भी फंक्शन है, जो भी काम है, उस हिसाब से वो लोग उनकी लाइफ एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। बट यहाँ पे वो लोग वो कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पे हमने देखा यूकैरियोटिक्स में उनके पास उनकी जो बॉडी होती है उसके पास बहुत सारे सेल होते हैं। ओके, और इन लोगों में क्या होता है यूकैरियोट्स में, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में ये वाले हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, और ये वाले जो हैं ये हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हमने देखा सारे ऑर्गेनेलीज नहीं है। उसके बाद उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। उनका जो भी कुछ डीएनए है, उनका डीएनए कैसा है, ये सर्कुलर डीएनए उनके पास है। और इस सर्कुलर डीएनए की वजह से हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोट्स। और ये जो भी सर्कुलर डीएनए उनके पास है वो उनका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और इस जेनेटिक मटेरियल को ये प्रोकैरियोट्स ने क्या किया है, एक स्पेशल रूम के अंदर नहीं रखा है। वो अफोर्ड नहीं कर पाते एक स्पेशल रूम को। बट वही बात अगर हम इन यूकैरियोट्स में देखें तो हमें क्या दिखेगा, इनके पास एक न्यूक्लियस है और ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है। इनके पास एक स्पेशल रूम हर एक ऑर्गेनेल के लिए है। हर एक ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड मतलब आपको समझ में आएगा, मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स वो एक मेम्ब्रेन से कवर है, उसको हर एक ऑर्गेनेलिस से कैसे डिवाइड किया गया है, वो अलग कैसे है। ओके, ये वाला जो है ना, ये एक जॉइंट फैमिली में है और वो जॉइंट फैमिली में भी क्या हुआ है, ये लोग एक ही रूम में रहते हैं। बट ये जो यूकैरियोट्स है वो कैसे है, इनके पास अगर जॉइंट फैमिली भी है तो भी उनके पास हर एक इंसान के लिए अलग अलग रूम है। आई ये बात समझ में आपके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हर एक के पास अलग अलग रूम है तो उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे पाया जाता है। बल्कि यहाँ पे
आपको जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म को एक्सपोज हो रहा है। मतलब उसका डायरेक्टली कांटेक्ट किसके साथ आता है? साइटोप्लाज्म के साथ। तो फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म में जो भी प्रेजेंट है वो डायरेक्टली इसके साथ रिएक्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल के साथ। बट वही बात यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में है, और इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की वजह से ये इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा रहेगा? सेफ रहेगा। और ये बाकी के जो भी ऑर्गेनेलिज है, हर एक का फंक्शन, हर एक का काम अलग है, और उनको जो भी कुछ चाहिए वो मेम्ब्रेन के अंदर से या फिर उस मेम्ब्रेन की हेल्प से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं उस मटेरियल का, रिक्वायर्ड मटेरियल का। अगर साइटोप्लाज्म में वो मटेरियल चाहिए तो हम लेते हैं कि न्यूक्लियस है, उसमें से न्यूक्लियस के अंदर जो भी फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, या फिर साइटोप्लाज्म में जिसका भी फॉर्मेशन होता है और उसके रिक्वायरमेंट अगर न्यूक्लियस में है तो साइटोप्लाज्म से निकल के वो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंदर बाहर करेगा। आप अगेन सोच रहे होंगे कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बोल रही हूँ, तो ये सारी बेसिक्स है, हो सकता है आप में से किसी को ये ना पता हो। तो अभी हमें समझ में आ चुका है कि कौन से हायर एनिमल्स है, कौन से लोअर्स है। ओके, अभी लोअर एनिमल में अगेन हमने उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी देखा है, या फिर आगे जो लेसन आएगा या फिर जो मैं 11th को पढ़ाऊँगी, 11th में आपने क्या पढ़ा होगा, जो सारे फाइलम्स आपने पढ़े होंगे, आप मेरे उस लेक्चर को पढ़ना। उस लेक्चर में मैं सारे फाइलम्स बोलूँगी, और वो जो सारे फाइलम्स आएंगे वो सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, ताकि आपको डिटेल में नॉलेज आ जाए लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और हायर का तो आपको पता है, हम खुद ही हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो हायर और लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन लोगों में कैसे स्टार्ट होगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। अभी ये भी हम रफ कर देते हैं, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स। आप एक बार पढ़ना ज़रूर, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है और कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, क्योंकि हर एक बच्चा जिसने बायोलॉजी लिया है उसे वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, और उसके ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसे रिप्रोडक्शन होगा। मैंने मेरे पहले वाले लेक्चर्स में वो कंप्लीट कराया है, बट वो इंग्लिश में है, तो उसका मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को। देखो, हमने रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स देखे। कौन से थे वो 2 टाइप्स? एक था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा था वो पहला वाला? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक था असेक्सुअल, दूसरा था सेक्सुअल। अभी असेक्सुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे? असेक्सुअल में यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है यहाँ पे। तो वो 2 तरीके कौन से हैं? फर्स्ट वाला हमने देखा था जिम्यूल फॉर्मेशन, जिम्यूल फॉर्मेशन। और दूसरा तरीका हमने क्या देखा था? बडिंग। और फिर इसी के साथ और एक चीज हमने देखी थी,
वो इसका टाइप नहीं बोल सकते हम, बट उसके साथ हमने क्या देखा था, रीजनरेशन। ये जो 3 टर्म्स है ये हमने देखी थी। अब जिम्यूल फॉर्मेशन में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, स्पॉन्जिला का लिया था। ओके, वो जो स्पॉन्जिला का मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था। और वो जो स्पॉन्जिला है वो किस फाइलम में आता है, फाइलम पोरीफेरा में वो स्पॉन्जिला आता है। अब आप लोगों को फाइलम के बारे में पता ही होगा, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जो स्पॉन्जिला है उसके अंदर, अब वो स्पॉन्जिला में हमने क्या देखा कि वो जिम्यूल फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनका रिप्रोडक्शन कैसे था, असेक्सुअल था। तो असेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन उनका होगा तो फिर वो कैसे रिप्रोड्यूस करने वाले हैं अभी यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, वो जिम्यूल कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये जो स्पॉन्जिला है वो जिम्यूल फॉर्म करते हैं। जिम्यूल फॉर्म करते हैं मतलब क्या करते हैं, वो उनके बॉडी से वो क्या रिलीज करते हैं, जिम्यूल रिलीज करते हैं। और उनके बॉडी में इसको हम जिम्यूल, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, जिम्यूल। ओके, और इस जिम्यूल के सेंट्रल पोजीशन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आर्चियोसाइट सेल्स। आर्चियोसाइट सेल्स, और ये जो आर्चियोसाइट सेल्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो स्पॉन्जिला के रिप्रोडक्टिव सेल्स है उन्हें क्या बोला जाता है, आर्चियोसाइट्स। ओके, और उनके पास ये जो आर्चियोसाइट सेल्स है उनके पास एक एक्टिविटी होती है, उसे बोलते हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल। आपको पता है टोटिपोटेंट सेल्स मतलब क्या होते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। अब टोटिपोटेंट सेल्स मतलब क्या होता है, टोटिपोटेंट सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो अगेन एंड अगेन बार बार वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंसी जो है वो हमें किस में दिखती है, प्लांट्स में, पौधों में हमें टोटिपोटेंसी दिखती है, बट एनिमल्स में हमें ज़्यादातर टोटिपोटेंसी जो है वो दिखती नहीं है। बट यहाँ पे वो दिख रही है हमें, बट वो भी किस में दिख रही है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में दिखाई दे रही है। और फिर ये आर्चियोसाइट सेल्स है जो सेंट्रल पोजीशन में है जिम्यूल के, और उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, आर्चियोसाइट सेल्स। और ये जो आर्चियोसाइट सेल्स है, वेट अ मिनट, ये जो आर्चियोसाइट सेल्स थे यहां से अगेन बाहर एक स्ट्रक्चर आएगा, इसे हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोपाइल। क्या बोल रहे थे हम इसे, माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल और आर्चियोसाइट्स, इसका कोई कनेक्शन है क्या, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए कोई कनेक्शन है क्या। देखो वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, बट वो अभी किससे कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टेड है, ये जो जिम्यूल है उसे कहाँ पे रहना है, वाटर के अंदर रहना है। जस्ट नाउ आप भी, मैंने क्या बोला आपको कि ये जो जिम्यूल है वो किस में फॉर्म होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, स्पॉन्जिला में। और स्पॉन्जिला मतलब स्पॉन्जेस, और वो किस में आते हैं, किस फाइलम के अंदर आते हैं, फाइलम पोरीफेरा, जिसको पोर्स होते हैं। और ये जो स्पॉन्जिला होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन, वो बस आपको समुंदर के पानी में मिलेंगे, उसी एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं। और अगर वो एक्वेटिक है, वो पानी में रहने वाले जीव हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर वो पानी में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो
उनका जो भी कोई हैबिट है वो क्या होगा, या फिर उनकी जो भी कोई सेल्स है, वो सेल्स को अगर पानी में रहना है तो उनको वहाँ के एनवायरनमेंट से अडाप्ट करना है। तो वो अडाप्ट कैसे करेंगे? अभी अगर उस एनवायरनमेंट में रहना है तो वहाँ पे उन्हें फ्लोट तो करना होगा या स्विम करना होगा। तो उस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको ओपनिंग दिख रहा है जिसे हम माइक्रोपाइल बोल के बुला रहे हैं। और ये माइक्रोपाइल, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? अंदर से पोरस, और यहाँ से वाटर अंदर जा सकता है। और अगर वाटर अंदर जा सकता है यहाँ पे, तो ये किस बात के लिए हेल्प करेगा इस जिम्यूल को? वो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प नहीं करने वाला है जिम्यूल को, उस प्रोसेस के लिए वो थोड़ी भी हेल्प नहीं करेगा। वो जस्ट हेल्प करेगा उस जिम्यूल को उस पानी में तैरने के लिए। अब अगेन आप बोलोगे वो स्पॉन्जिला जो है, अगर वो मदर है तो वो छोड़ के क्यों चली गई जिम्यूल्स को? क्योंकि नॉर्मली हमारे पेरेंट्स तो हमें छोड़ के नहीं जाते, तो ये जो स्पॉन्जिला है वो उसे छोड़ के क्यों चले गए? अब वो जो स्पॉन्जिला है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो उनको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं, मतलब ऐसे कंडीशंस जहाँ की ये ऑर्गेनिजम्स जो अडल्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, हाँ मैं अडल्ट के बारे में अभी बात कर रही हूँ, जो अडल्ट स्पॉन्जिला है, अगर वो इस एनवायरनमेंट में जो जहाँ पे उन्हें खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे, या फिर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर ज़्यादा ठंड हो, अगर उस एनवायरनमेंट में उनको नहीं रहना है, या फिर उनको नहीं रहना मतलब उनके विश उनके हिसाब से तो नहीं हो सकता है वो कंडीशन में बदल, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ बदलाव आ जाए, तो ये जो मदर स्पॉन्जिला है वो वहाँ पे रह नहीं पाते हैं वो पेरेंट्स। और वो अगर रह नहीं पाएंगे वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे कि उनको वो रह तो नहीं पाते, उनकी डेथ होने वाली है, बट उनको एक प्रकृति के नियम के हिसाब से क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, और बढ़ा के उसको इस मदर अर्थ पे एग्जिस्ट करना, रहना है। पहले वाले मिलियन ईयर्स से वो रहता है यहाँ पे, और आगे बहुत सारे सालों के लिए भी उसे रहना है, तो उस वजह से उसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना है। बट अगर उसके पहले ही उसकी डेथ हो जाए तो क्या होगा? उसके जो स्पीशीज़ है उसके लिए उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है? कुछ नहीं किया। बट इसीलिए ये जो स्पॉन्जिला है वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लगे कि अभी अनफेवरेबल कंडीशन है, उस वक्त वो उनके बॉडी से जिम्यूल फॉर्म करेंगे, और उस जिम्यूल को वो कहाँ पे छोड़ते हैं? इन दी वाटर, उस मराइन वाटर में उस जिम्यूल को वो छोड़ेंगे। और उस जिम्यूल को, उसकी स्पेशलिटी क्या है उस जिम्यूल की, कि आफ्टर डेथ ऑफ अडल्ट जो है उनकी डेथ के बाद भी ये जो जिम्यूल है, ये जिम्यूल क्या कर पा सकते हैं? एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। एक छोटा सा जिम्यूल एक पूरे अडल्ट ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, और वो किस वजह से दे सकता है? ये जो उसके अंदर आर्चियोसाइट सेल्स है, उस वजह से वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। और ये जो आर्चियोसाइट सेल्स है उसे हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, जो टोटिपोटेंट है। और उनको सराउंड कौन करता है? उनके आजू बाजू कौन है वहाँ पे बैठा हुआ? वो है अमीबोसाइट सेल्स। वो इसकी रक्षा करेंगे, या फिर रक्षा नहीं करेंगे, एक तरीके से वो उनको उनकी वो केयर लेंगे, उनको वो न्यूट्रिशन वगैरह जो भी कुछ है वो प्रोवाइड करेंगे। अभी वो तो हो गया। फिर अगर इस जिम्यूल, ठीक है, वो पेरेस आए, मदर स्पॉन्जिला आई, उसने इस जिम्यूल को पानी में छोड़ के रखा है ताकि हो सकता है कभी मदर स्पॉन्जिला की डेथ हो जाए तो उसका पॉपुलेशन, या फिर उसका पॉपुलेशन जो नंबर है पॉपुलेशन का वो कम ना हो जाए, आगे भी उसके जो भी कोई उसके जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म से उनका जन्म होता ही रहे। बट अभी ये जो जिम्यूल है इसके पास ऐसा क्या है जिस वजह से
वो उस एनवायरनमेंट में जी पाता है। ठीक है, उसके पास खाना है, ओके, उसको खाना कौन खिलाएगा? वो जो अमीबोसाइट सेल्स है। उसके बाद वो तैर भी सकता है, किस वजह से? इस पोरस माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से। उसके बाद वो अगेन बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में भी तैयार हो सकता है, या फिर उसके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स है जिसे हम आर्चियोसाइट्स कहते हैं। ये सारी बातें तो उसके पास है। तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास और एक बात होनी चाहिए। वो बात क्या है? उसके पास एक ऑफेंस एंड डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। उसे उसके एनिमी से, उसे अपने दुश्मन से बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके पास। तो वो दुश्मन से बचाव कैसे करेगा? वो खुद अपने आप को कैसे बचाएगा दुश्मन से? ये जिम्यूल है, वो पानी में है, और पानी में हमें पता है कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स या बाकी के जीव भी वहाँ पे है। वो आके इस जिम्यूल को खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिम्यूल बना तो सेल से ही है ना, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पे उस मराइन वाटर में, वो इसको खा भी सकते हैं। क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो ये सोचने नहीं वाले कि हाँ ये इससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे कुछ तो नहीं बोलेगा। तो वो क्या करेंगे? वो उसे खा सकते हैं। तो उस वजह से ऐसे हो सकता है कि वो इससे हार्म करे। तो इससे बचने के लिए इस जिम्यूल के पास क्या है? उसके बॉडी के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसे हम बोलते हैं सिलिशियस स्पिक्यूल्स। और ये जो स्पिक्यूल्स है वो कैसे है? हार्ड स्ट्रक्चर है। और वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ताकि उनका अगर कोई एनिमी आ जाए तो उसे वो क्या कर सकते हैं? उसे वो पेनिट्रेट करके उससे वो दूर भगा सकते हैं। ये हुआ आपका जिम्यूल। और इस जिम्यूल से क्या फॉर्म होगा फिर? एक नया ऑर्गेनिज्म, अडल्ट ऑर्गेनिज्म इससे फॉर्म हो सकता है। समझ में आया? ये जिम्यूल फॉर्मेशन आपको समझ में आया? अभी मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए। अब तो मैंने हिंदी में बात की है, अगर अभी भी आपको ना समझ में आए तो नहीं कर सकती मैं कुछ, या फिर और आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो आप पूछो। आगे देखो, अभी बडिंग दूसरा कौन सा है? बडिंग। अभी बडिंग में क्या हो रहा है? जिम्यूल फॉर्मेशन में हमने देखा कि एक जिम्यूल फॉर्म हुआ और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म मिला हमें। अब इस बडिंग में क्या होगा? जो हमने हाइड्रा में देखा है बडिंग, तो बडिंग में क्या होता है कि समझो अभी एक ये हाइड्रा का प्लांट है। इसे मैं रफ करती हूँ बच्चों, आपने सब देखा ही होगा। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। देखो अब बडिंग में क्या हो रहा है? समझो ये है हाइड्रा का प्लांट, ये है उसके टेंटैकल्स, और यहाँ पे ये कौन है? हाइड्रा। अब इस हाइड्रा में क्या होने जा रहा है? एक आउटग्रोथ आएगी। क्या आएगी? ये है आउटग्रोथ। और वेट, इसे हम क्या बोलते हैं? आउट ग्रोथ। ये आएगी आउट ग्रोथ इस हाइड्रा से। तो ये जो आउट ग्रोथ आएगी उसमें क्या होने वाला है आगे जाके? आगे के स्टेप पे ये जो आउट ग्रोथ है उसमें अगेन डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर ये हाइड्रा जो है इसमें आपको क्या दिखेगा कि ये जो आउट ग्रोथ थी, जैसे इस अडल्ट हाइड्रा को टेंटैकल्स थे, यहाँ पे भी टेंटैकल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, बट अभी तक बडिंग में देखो टेंटैकल्स भी फॉर्म हो गए इस हाइड्रा को। मतलब इस हाइड्रा को हम एक अलग, इसमें लोकल लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ ये इसका बच्चा ही है। तो अगर
ये इसका बच्चा है, इसमें डेवलपमेंट भी हो गई है। पहले स्टेप पे बस एक आउटग्रोथ था, दूसरी स्टेप पे क्या हुआ आगे जाके, उसको टेंटाकल्स भी आ गए, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बट यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, इसमें क्या खास बात है कि जो बर्डिंग तो हो रहा है, यहाँ पे कोई एनर्जी तो नहीं लगेगी, क्योंकि हम ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी तो नहीं लगने वाली है, या फिर गैमेट्स तो नहीं लगने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि सेक्सुअल में लग रहे थे। बट यहाँ पे जो भी नया ऑर्गेनिज्म आएगा वो उनके मदर के बॉडी से डिटैच नहीं होगा। कब तक? जब तक कि वो पूरा उसका स्ट्रक्चर फॉर्म ना कर ले। जब वो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है तभी और तभी ही वो उसके माँ के बॉडी से डिटैच हो सकता है। ये बर्डिंग में आप लोगों को दिखेगा। बर्डिंग में क्या दिखेगा? वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने मदर के बॉडी से अटैच होते हैं। और वो कब तक अटैच रहेंगे अपनी मदर की बॉडी से? जब तक कि वो पूरी डेवलपमेंट ना कर ले। देखो अभी यहाँ पे एक आउटग्रोथ दिख रही है बस, और अगर ये निकल जाता मदर की बॉडी से, दूर हो जाता, डिटैच हो जाता, तो क्या ये अकेला रह पाता? नहीं रह पाता, क्योंकि उसके पास सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं है। ओके। बट अगर आपने चिड़िया को भी देखा होगा, चिड़िया अपने बच्चे को तब तक पालती है जब तक कि वो उड़ना ना सीखे। उसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने बच्चे का ध्यान तो रखता ही है। तो उसी तरह से ये जो हाइड्रा है वो अपने बच्चे को तब तक अपने से अलग नहीं करेगा जब तक वो पूरा डेवलप ना हो जाए। और जब ये पूरा डेवलप यहाँ पे दिखेगा उसे कि हाँ उसमें सारे बॉडी पार्ट्स आ चुके हैं, फिर आगे के स्टेप पे जाके क्या होने वाला है कि एक हाइड्रा, इसे भी रफ करती हूँ मैं अभी। एक हाइड्रा आपको ऐसा दिखेगा जो अपने मदर के बॉडी से डिटैच हो चुका है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये एक मदर हाइड्रा था, मदर हाइड्रा। यहाँ पे भी मदर हाइड्रा बोल सकते हैं हम, यहाँ पे भी मदर हाइड्रा। ओके देखो यहाँ पे मदर हाइड्रा है और ये आउटग्रोथ हम इसे बोल रहे हैं। यहाँ पे मदर हाइड्रा है और यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे? डेवलपिंग हाइड्रा। इसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपिंग हाइड्रा। और आगे जाके लास्ट स्टेप पे हम क्या बोलेंगे? मदर हाइड्रा से कौन डिटैच हो चुका है? अब ये जो छोटा वाला बच्चू हाइड्रा था वो डिटैच हो चुका है। बस एक ही इसमें डिफरेंस आपको दिखेगा कि ये मदर की साइज से छोटा होता है और इसे हम बोलेंगे डॉटर हाइड्रा। आ गया समझ में? बर्डिंग मतलब बर्डिंग के प्रोसेस में आपको क्या दिखा कि एक एनिमल पहले ही वहाँ पे होता है और उसकी बॉडी से ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ओके ये हमने देखा बर्डिंग में। जिम्यूल में हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है उनके जो पेरेंट्स है वो भले ही जिंदा ना हो, फिर भी उन्होंने अगर उनके बॉडी का एक पार्ट अगर जिंदा रखा हो, मतलब वो जिम्यूल के फॉर्म में जिसके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स है आर्चियोसाइट के फॉर्म में, अगर वो जिंदा हो तो ही क्या होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। बट बर्डिंग में कैसा है कि अगर नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देना है बर्डिंग के प्रोसेस से तो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ जिंदा होने चाहिए। बट जिम्यूल्स में आपने वैसे नहीं देखा है। और जिम्यूल्स में एक बात और होती है, क्या कि ये जो जिम्यूल्स के अंदर ये जिम्यूल्स होते हैं ना वो डॉर्मेंट्स होते हैं। डॉर्मेंट मतलब क्या? देखो आपने सीड्स को, बीज देखे होंगे, जो बीज होते हैं उनको हम जब तक ना बोए, जब हम उसे बोते हैं उसे हम सब चीज़ें देते हैं, पानी देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उसके बाद उसके अंदर से क्या निकलता है? छोटा प्लांटलेट निकल आता है, एक पौधा निकल आता है। बट तब तक उस बीज के अंदर इतनी शक्ति होती है कि एक बीज से एक बड़ा क्या तैयार हो जाए? प्लांट तैयार हो जाए। बट वो तब तक डॉर्मेंट कंडीशन में, मतलब तब तक वो सोया हुआ रहता है या फिर इनएक्टिव रहता है जब तक कि उसे
फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ना मिले। अब वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब क्या होता है? वो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब उनको दिए जाना वाला क्या, पानी, न्यूट्रिएंट्स या फिर अदर कोई चीज़ें जो उन प्लांट्स को लग रही होंगी, वो चीज़ें। तो वैसे जो जिम्यूल था वो डॉर्मेंट था, अनफेवरेबल कंडीशन में वो जिंदा रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए तभी उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। वैसी बात हमने बडिंग में नहीं देखी। बडिंग में माँ भी जिंदा है और माँ के साथ माँ के बॉडी में से निकल के कौन आ रहा है, डिटैच हो रहा है, वो है हाइड्रा या फिर डॉटर हाइड्रा। गॉट इट? ये फर्क है जिम्यूल फॉर्मेशन और बडिंग में। अब हम लोग आते हैं रीजनरेशन पे। रीजनरेशन में हमने क्या देखा था, इसे रफ करूँ अभी। देखो, रीजनरेशन में हमने क्या देखा था कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था। क्या बोला था? स्टारफिश। क्या आप लोगों ने स्टारफिश को देखा है? अगर असली नहीं देखा हो तो पिक्चर में तो देखा होगा स्टारफिश को। तो इस स्टारफिश में क्या होता है, कितनी आर्म्स होती है स्टारफिश को? क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे, स्टारफिश को कितनी आर्म्स होती है? स्टारफिश को 5 आर्म्स होती है। स्टारफिश को क्या होती है? अब हम देखेंगे रीजनरेशन। क्या देखेंगे अब हम? रीजनरेशन। इसके पहले हमने क्या देखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने 2 देखे, एक जिम्यूल फॉर्मेशन देखा, दूसरा बडिंग देखा। अब इसमें हम देखने वाले हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने एग्जाम्पल देखा था स्टारफिश का। क्या एग्जाम्पल देखा था हमने? स्टारफिश। स्टारफिश को कितने आर्म्स होते हैं? 5 आर्म्स। कितने? 5 आर्म्स होते हैं। अब अगर ऐसा हो कि वो जो स्टारफिश है कभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक आर्म उसमें चला गया, तो क्या उसे वो आर्म वापस मिलेगा? हाँ, ज़रूर मिलेगा उसे, क्योंकि स्टारफिश में हमें रीजनरेशन का प्रोसेस दिखता है। हम लोगों में वो प्रोसेस नहीं दिखेगा। ह्यूमंस में आपको रीजनरेट होने वाला क्या दिखेगा? बस हमारे नेल्स और हमारे हेयर्स, वो रीजनरेट, उसे हम एक्चुअली रीजनरेट होना नहीं बोलेंगे, वो मल्टीप्लाई होते हैं। बट इट स्टारफिश में, इसमें क्या होने वाला है, अगर उसने एक आर्म को गवा दिया तो वो जो आर्म है वो वापस डेवलप हो सकता है। किससे? किसकी मदद से? रीजनरेशन से। क्योंकि उस स्टारफिश के पास ऐसे सेल्स है जिसे हम टोटिपोटेंट सेल्स भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे आके ये जो भी उसका गया हुआ आर्म है उससे वापस जनरेट कर पा सकते हैं। इस तरह से स्टारफिश में रीजनरेशन का प्रोसेस दिखेगा। स्टारफिश में ये भी पाया गया है कि अगर उसके 2 आर्म्स भी चले गए तो भी रीजनरेशन होगा, 3 भी गए तो भी होगा, 4 भी गए तो भी होगा, और 5 भी अगर चले गए तो भी होगा। बट अगर उसके 5 आर्म्स चले गए तब उसे प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। अगर वो उसे प्रोवाइड किया गया या फिर उसको मिला तो ही वो रिजनरेट कर पाएगा, वरना तो उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि अगर सारे ही चले गए तो उसे खाना भी तो ढूंढना है। उस दिन हमने और एक देखा था, किसका एग्जाम्पल देखा था? प्लैनेरिया। और प्लैनेरिया में हमने देखा था, हमने उस प्लैनेरिया को 3 पार्ट्स में कट किया था। 3 पार्ट्स कौन से थे? हेड, ट्रंक और तीसरा था टेल। अब यहाँ पे तो हमने देखा स्टारफिश में एक आर्म कट हो गया था, मतलब उनके बॉडी का एक हिस्सा कट हो गया था और वो रीजनरेट हो गया। और रीजनरेशन मतलब ही क्या? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म का कटा हुआ पार्ट या फिर कुछ ऐसा सेल या फिर टिश्यू या ऑर्गन या एक पूरा पार्ट अगर वो एक्सीडेंटली चला गया है या फिर बॉडी से डिटैच्ड हो चुका है, उस वक्त वो वापस रीजनरेट हो पाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो प्लैनेरिया है, समझो ये प्लैनेरिया का
हेड रीजन है, ओके। ये जो है ये ट्रंक रीजन है, और ये जो है ये टेल रीजन है, और ये क्या है, प्लैनेरिया, ये है प्लैनेरिया। और इसमें अगर इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में कट हो चुकी है, अगर उसने कोई एक्सीडेंट को फेस किया है, इसकी वजह से उसके बॉडी के 3 टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे क्या, ठीक है, ये वाला अडल्ट जो है वो भी ज़िंदा रहेगा। पहली बात तो है कि ये अडल्ट ज़िंदा रहेगा कि नहीं, और दूसरी बात, अगर ये ज़िंदा रहेगा तो क्या ये रिप्रोडक्शन कर पाएगा। अब इस दोनों के आंसर मैं आपको देती हूँ। क्या है, यहाँ पे हेड रीजन है प्लैनेरिया की। अब हेड रीजन मतलब बॉडी का एक भी पार्ट, अब भी मैंने आपको बोला, हो सकता है रीजनरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि कोई सेल, टिश्यू या ऑर्गन जो भी चला गया है उससे वापस रीजनरेट कर सकते हैं। अब इस प्लैनेरिया में क्या हुआ है, उसका हेड रीजन तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या नहीं है, ट्रंक और टेल रीजन यहाँ पे है ही नहीं। तो उसे क्या करना है, प्लैनेरिया को उस ट्रंक और टेल रीजन को वापस रीजनरेट करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक नया प्लैनेरिया फॉर्म हो जाएगा, ओके। हेड रीजन से फॉर्मेशन हो रहा है इसका अभी, ये ध्यान में रखो। दूसरा, ट्रंक रीजन से भी एक नया प्लैनेरिया मिलेगा, और वैसे ही टेल रीजन अवेलेबल है, उससे भी एक नया प्लैनेरिया मिलेगा। मतलब देखा आपने, पहला मेरा क्या सवाल था कि ये जो प्लैनेरिया है जो अडल्ट है अभी, जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं, क्या वो वापस ज़िंदा होगा। हाँ, होगा ज़िंदा, क्योंकि देखो उसके हेड रीजन से वो पहले जो था वो एक ही था, अब तो क्या हो गया कि एक प्लैनेरिया से 3 प्लैनेरिया मिल गए हमें, मतलब अगेन उसका रिप्रोडक्शन भी हो गया यहाँ पे। बट हम उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन ना बोल के रीजनरेशन बोल रहे हैं, समझा आपको अभी। मतलब यहाँ पे एक प्लैनेरिया था जिसकी डेथ नहीं हुई है, जिसके बॉडी के 3 पार्ट हो चुके, और 3 पार्ट होने के बाद भी उसके हेड रीजन से एक नया प्लैनेरिया बना, टेल रीजन से एक नया प्लैनेरिया बना, और ट्रंक रीजन से भी एक नया प्लैनेरिया बना। इस हिसाब से पहला वाला प्लैनेरिया भी जिंदा रहा और उसने नए 3 प्लैनेरिया बनाए। ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। असेक्सुअल में हमने देखा कि कोई एनर्जी की ज़रूरत थी उन्हें, नहीं, क्योंकि वो उनके जो भी पेरेंट्स हैं उनसे ही एनर्जी ले रहे थे, एक कुछ नई एनर्जी चाहिए थी, नहीं। बट यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, असेक्सुअल, नॉट असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी इन्हें क्या लगेगा जो इन्हें असेक्सुअल में नहीं लगा था। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, हायर ऑर्गेनिजम्स में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने किस में देखा, लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लगेगा, एनर्जी लगेगी। एनर्जी लगेगी मतलब क्या, किसके लिए लगेगी, सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। पहला प्रोसेस क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, और फिर दूसरा प्रोसेस क्या होगा, गैमेट तो फॉर्म हो चुका है, बट वो गैमेट को क्या करना है, अभी एक प्रोसेस से जाना है जिसे बोलते हैं मियोसिस, ओके। ये दोनों प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहे हैं। अब गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन में अगेन क्या हो रहा है कि 2 गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट। ओके, अब ये जो मेल गैमेट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म,
और फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? ओवा, ओवम या फिर एग। ओके, अब ये जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और जो फीमेल गैमेट है, जिसे हम ओवा, ओवम, एग करके बुला सकते हैं, उन पे अगर उनका प्रोडक्शन करना है या फिर तो उसे हम क्या बोलते हैं? oogenesis। अब अगेन और एक बात, जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस और जो प्रोसेस है oogenesis, वो कहाँ पे हो रहा है अभी? ये जो दोनों प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मेल गोनाड में। कहाँ पे होगा? मेल गोनाड में होगा, जो कि है मेल गोनाड कौन सा है? टेस्टीज। मेल गोनाड मतलब टेस्टीज। ओके, और यहाँ पे oogenesis, ये गैमेट फॉर्मेशन, ये स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस इसमें होगा, और oogenesis का मतलब ओवा फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा फीमेल गोनाड में। मतलब वो होगा कहाँ पे? फीमेल गोनाड में, और फीमेल गोनाड में भी कहाँ पे? ओवरीज में होगा। आया समझ में ये बात अभी कि गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ओके, और ये जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो टाइप का है अकॉर्डिंग टू सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो मेल्स में गैमेट फॉर्म हो जाएंगे उसे हम बोलेंगे स्पर्म, और वो कहाँ होंगे? टेस्टिस में। और जो फीमेल्स में गैमेट्स फॉर्म हो जाएंगे, जिसे हम ओवा, ओवम, एग बोलते हैं, वो हो जाएंगे ओवरीज में। बट अगेन अभी यहाँ पे देखो एक डिफरेंस अगेन है, जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो है इस वर्ड में गैमेट्स और गोनैड। गैमेट्स और गोनैड, इन दोनों टर्म्स में फ़र्क है। गैमेट्स मतलब स्पर्म, वो है एक सेल। गैमेट्स मतलब सेल होते हैं, और गोनाड्स मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। देखो, गैमेट्स मतलब सेल, गोनाड्स मतलब ऑर्गन। ये हमेशा ध्यान रखो कि गैमेट्स का मतलब होता है, वेट अ मिनट, गैमेट्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, गैमेट्स मतलब सेल होते हैं, और गोनाड्स मतलब ऑर्गन होता है। समझ में आया? अब देखते हैं पहला वाला प्रोसेस। क्या देखा था हमने? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन हो रहा था? अभी जेनेसिस का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ फॉर्म हो रही है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म। अभी उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन हमने ये देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एक बेसिक सेल लगेगा। उस सेल को हम क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल। अब ये जो सेल है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्री मतलब पहले से, मॉर्डियल मतलब वो पहले से उन मेल्स में मौजूद होता है, उसे हम बोलेंगे प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये स्टार्ट कब होगा? देखो अभी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स तो प्रेजेंट है ही, बट ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी।
ओके, तो स्टार्ट हो चुका, कब स्टार्ट हुआ ये भी हमने देखा, किससे स्टार्ट होगा ये भी हमने देखा, प्रिमोर्डियल जर्म सेल से। अब उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप है, सीरियली है। वो उसके स्टेप्स है, पहला वाला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज होगा ग्रोथ फेज, और फिर तीसरा फेज होगा, तीसरा और लास्ट फेज होगा मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो रहा है, अभी इसका तो आपको मीनिंग पता होगा ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, हम बचपन से सीखते आए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो रहा है, अभी एक ही सेल के बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन अब किसका होगा, तो देखो पहले ये है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इसे हम क्या बोलेंगे अभी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, अगर सेल है तो उसके साथ न्यूक्लियस आएगा ही आएगा, और इसकी कंडीशन कैसी होगी अभी, 2n कंडीशन, मतलब ये कैसा है अभी, डिप्लॉइड है। आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मीनिंग तो पता ही होगा। डिप्लॉइड मतलब क्या है, इसके पास क्रोमोसोम्स के 2 सेट है, मतलब वो जो क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पे मौजूद होंगे अभी, इसके न्यूक्लियस में, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के 2 सेट है, मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे अभी। ओके, 46 क्रोमोसोम्स। और ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल आगे जाके इसका बस क्या होने वाला है, डिवीजन होगा, उससे बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। अगेन ये जो सेल है प्रीमोर्डियल से, अगेन मल्टीप्लिकेशन फेज में बस नए सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, और नए सेल्स फॉर्म होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी वो 2n कंडीशन में ही होंगे, और यहाँ पे भी वो क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस हो रहा है। आपको पता है डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में, माइटोसिस कहाँ पे होता है, माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस होता है जर्म सेल्स में। देखो समझो, अगर आपको कहीं पे कुछ लग गया या फिर कुछ वुंड है, अगर उसे ठीक करना हो तो क्या होगा, समझो यहाँ पे हमें हाथ में कहीं पे जख्म हो गया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर हम नहीं करेंगे, हमारी बॉडी करेगी। बॉडी क्या करेगी, हम बोलते हैं ना जख्म भरना चाहिए, तो भरना चाहिए मतलब क्या, हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो बोलते हैं जख्म भरना चाहिए, मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी उस वक्त एक रिपेयरिंग मैकेनिज्म करती है, बट वो रिपेयरिंग मैकेनिज्म जब वो करती है तब उसे माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, मतलब माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए वो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करके वो जो भी पार्ट है उसमें से जो भी सेल्स का लॉस हुआ है वो वापस भर देती है, और फिर हम बोलते हैं कि जख्म भर गया। वो होता है सोमैटिक सेल्स में। बट जब ये गैमेट्स फॉर्म होते हैं, वो गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है, तो उस वक्त पहले स्टेज में क्या दिखेगा आपको, माइटोसिस का प्रोसेस दिखेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन तो हो चुका, बट अभी भी वो जो भी सेल्स है वो कैसे है, 2n कंडीशन में है। अगर ये 2n कंडीशन में है तो आगे जाके इसमें क्या होने वाली है, अभी ग्रोथ फेज आएगी। अभी ग्रोथ फेज में अगेन क्या होने वाला है, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इसको लगेंगे, किसके लिए,
ग्रोथ फेज में बस क्या होने वाला है, अभी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, अभी सेल के जो नंबर्स है ना वो इंक्रीज नहीं होने वाले, वो नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा क्या, यहाँ पे जो एक सेल था इसकी साइज बढ़ेगी। और वो साइज कैसे बढ़ेगी, जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, अभी न्यूट्रिएंट्स किस लिए लगने वाले हैं आगे के स्टेप पे, मैच्योरेशन के वक्त न्यूट्रिएंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि अभी एक सेल से एक पूरा एक स्पर्म फॉर्म करना है, और जो स्पर्म होगा वो मोटाइल होगा, तो मोटिलिटी के लिए उसको एनर्जी लगेगी, और उस वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को इसके अंदर भरना है। ये काम किस फेज़ में होगा, ग्रोथ फेज़ में होगा। फिर लास्ट वाला फेज़ जो है वो है मैच्योरेशन फेज़। अभी यहाँ पे आगे जाके क्या होगा, जो सेल्स है वो मियोसिस में चले जाएंगे, और जैसे ही वो मियोसिस में चले गए तो यहाँ पे इस सेल से एक सेल फॉर्म होगा एन कंडीशन वाला, दूसरा फॉर्म होगा एन कंडीशन वाला। मतलब कैसा, यहाँ पे अभी 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम है। पहले आपने देखा था 2n कंडीशन थी, उसमें 46 क्रोमोसोम थे। वैसे ही अभी मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वेट अ मिनट, देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया है, मियोसिस स्टार्ट हो चुका है, माइटोसिस नहीं है। माइटोसिस में 2n कंडीशन थी, अब मियोसिस में n कंडीशन दिख रही है। माइटोसिस मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम इसे बोलते हैं, और मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। अभी रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन किसका हुआ, ये क्रोमोसोम्स के सेट का रिडक्शन यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे 23 एक सेल में, 23 दूसरे सेल में आ गए हैं। और फिर वो जो प्राइमरी या फिर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स थे उससे क्या मिला, स्पर्मेटोगोनिया, उससे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर बाद में हमें स्पर्मेटोजुआ मिला। ओके, और इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो चुका है। बट उसके बाद भी अगेन एक प्रोसेस बाकी है, उससे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। आगे का एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस में। हमने देखा कि स्पर्म फॉर्म तो हुआ है बट अभी तक उसके बाकी के स्ट्रक्चर्स नहीं फॉर्म हुए हैं, तो वो कब फॉर्म हो जाएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस जगह पे क्या होगा, जो एक स्पर्म है वो एक, पहले हमें बस एक सेल दिखा था, अब उसके अंदर क्या होगा, इस सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगेगा जहाँ पर गोल्जी बॉडीज आ जाएंगे। वो यहाँ पे एक कैप क्रिएट करेंगे जिसे हम एक्रोसोम भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कैप बोल सकते हैं, या फिर एक्रोसोम भी बोलते हैं। इसका रोल फर्टिलाइजेशन के वक्त होगा, और फिर उसके साथ ही यहाँ पे एक टेल भी फॉर्म हो जाएगी। बट ये टेल कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, जब ये एपिडिडाइमिस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे होल स्पर्म जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये था स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसका मैंने आपका आज रिवीजन ले लिया है। अभी कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे oogenesis, जो है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं इसी के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।